नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आगामी जो परीक्षाएं थी वो राज्य सरकार द्वारा स्थगित करा दी गई हैं। अभी मैं एक नोटिफिकेशन पढ़ रहा था कल का, तो उसमें ये लिखा गया था कि जैसे सामान्य परिस्थितियां सामान्य होते ही ये परीक्षाएँ कंडक्ट कराई जाएंगी, इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। आई होप जुलाई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपकी परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपने जो नोट हैं नोट्स या किताबें हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़िए और कुछ जो 10-12 साल के जो पेपर्स हैं उनको देखें, उनसे रिलेटिव क्वेश्चन बनाइए, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज मैं उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख लाया हूँ, नोट्स लेके आया हूँ। ये जो नोट्स हैं, जो ये नोट्स मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ, ये जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से जो पेपर आयोजित हुए हैं उन पेपरों का सार मैं आपके सम्मुख लाया हूँ। किस प्रकार से ये प्रश्न, चाहे आप PCS की बात करो या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करो, समीक्षा अधिकारी की बात करो या फिर समाज कल्याण अधिकारी की बात करो, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे देखें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। अब उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे के बारे में यदि हम बात करें तो मैं इससे रिलेटिव इस ढांचे की एक संपूर्ण वीडियो जल्दी ही आपके सम्मुख से लाऊंगा। इससे पूर्व मैं आपको कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आप सभी को पता है, क्योंकि आप इन चीज़ से अनभिज्ञ नहीं होंगे। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। अब उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? ये गठन किया गया इसका 9 नवंबर 2000 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया जो उत्तराखंड राज्य को एक पर्वतीय राज्य घोषित करने के लिए या हिमाचली पर्वतीय राज्य या हिमाचल राज्य घोषित करने के लिए ये कहीं ज़्यादा संघर्ष रहा। यदि मैं बात करूं, इस संघर्ष की शुरुआत 1872 से ही प्रारंभ हो गई थी। अब ये बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार था, जहां पर इंतज़ार के पश्चात हमें ये उत्तराखंड राज्य एक सौगात के तौर पर मिला, जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, 15 अगस्त 1996 को लाल किले किस प्रधानमंत्री ने पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा की थी? जब 1996 को, जिस समय लाल किले पर जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, उस टाइम पे HD देवेगौड़ा उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की गई थी कि उत्तराखंड राज्य एक 27वां राज्य बनेगा और इसकी घोषणा लाल किले से श्री HD देवेगौड़ा द्वारा किया गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि श्री HD देवेगौड़ा द्वारा ये कब इसकी घोषणा की गई थी, उत्तराखंड पृथक राज्य बनने की घोषणा, इसकी तिथि पूछी जाएगी तो 15 अगस्त 1996 को इस राज्य का गठन के लिए यह स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, अब उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। जब उत्तराखंड में जब राज्य विधेयक की बात करें, जो लोकसभा से जब पारित हुआ, ये 1 अगस्त 2000 को उत्तराखंड राज्य बनने के पहले लोकसभा पे इस पर चर्चा हुई कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से पृथक किया जाए या ना किया जाए। इस पर चर्चाएं हुई लोकसभा के अंतर्गत। जब लोकसभा से इस पर मोहर लगी थी 1 अगस्त 2000 को, ये मोहर इस पर लगी कि लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा में गया और राज्यसभा में भी ये पारित हुआ। ये जो राज्यसभा में पारित हुआ ये 10 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ। कभी क्वेश्चन आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चनों को रूपरेखा प्रदान की जाती है। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? उत्तराखंड के लिए जो विधेयक बनाया गया था वो लोकसभा में कब पारित हुआ था? ये 1 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ था। उसके बाद जब कोई विधेयक जब पास होता है तो उसको निचली राज्यसभा में भेजा जाता है, जहाँ पर वहाँ पर इस पे भी बहस होती है। जब वहाँ से पारित होगा तो उसके पश्चात ये राष्ट्रपति के पास जाता है उस पर हस्ताक्षर के लिए। उस समय फिर उसे राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करता है, तब जाके जो राज्य की
संपूर्ण तौर पर राज्य को एक मान्यता प्राप्त होती है, तब जाके राज्य का गठन होता है। देखिए लोकसभा में जो पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को यह पारित हुआ था, और उत्तराखंड राज्य का जो विधेयक है वो लोकसभा से राज्यसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में तो 1 अगस्त 2000 को, राज्यसभा में 10 अगस्त को हुआ था। अब जो उत्तरांचल राज्य विधेयक को जब तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति KR नारायण जी थे, उनके द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई थी। 28 अगस्त 2000 को ये स्वीकृति प्रदान की थी। उत्तरांचल राज्य विधेयक की को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस समय जब उत्तराखंड के उत्तरांचल राज्य को जो स्वीकृति किस राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई थी? कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये RK नारायण द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? ये स्वीकृति 28 अगस्त 2000 को ये स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब उत्तराखंड का जो नाम था ये पूर्व में इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से गठित किया गया था। ये तो 2007 में इसका नाम परिवर्तन होकर उत्तराखंड पड़ा। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तन हुआ था। अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो 11 हिमालयी जिलों को काट कर, देखिए उत्तर प्रदेश के 11 हिमालयी ज़िले थे, उनको काटने के पश्चात उत्तरांचल के रूप में पृथक गणराज्य का क्या किया गया था? एक हिस्सा बना दिया गया था। अभी क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ रहा, जो ये यहाँ पर जो उत्तराखंड लिखा है वहाँ पर उत्तरांचल था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर उत्तरांचल के रूप में एक पृथक गणराज्य बनाया गया, जो हमारे देश का जो 27वां गणराज्य के तौर पर उभर कर जो राज्य सम्मुख से आया था, ठीक है। अब देखिए पृथक राज्य भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बना। अब पृथक राज्य गणतंत्र का हिस्सा मतलब संविधान में जो प्रस्तावनाएं हैं, जो संविधान का जो जिस हिसाब से जो संविधान को रिलेटिव जो चीज़ें रहती हैं उससे जो गठन होता है संविधान का राज्य का, उसके हिसाब से ये भारत का जो गणतंत्र जो स्वतंत्र तौर पर ये 27वां राज्य बना। अब जो हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 11वां स्थान उत्तराखंड का है, ठीक है, या उत्तरांचल का कहें, ठीक है। अब मैं आपसे कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता हूँ कि 13 जिलों को काटकर कौन सा राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से पृथक होकर? वो उत्तरांचल था, ठीक है। अब पृथक गणराज्य का हिस्सा कब बना? ये कौन सा राज्य बना भारत का? ये 27वां राज्य बनकर सम्मुख से आया। अब भारतीय राज्यों के क्रम में अब हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का जो स्थान रहा वो रहा 11वां। अब मैं राज्य के हिसाब से, अगर भारत के राज्यों के हिसाब से यदि बात करूं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का जो है हिस्सा वो है 27वें राज्य के तौर पे उभर के सम्मुख से आया, और हिमालयी राज्यों के क्रम में ये 11वां ये राज्य है। अब उत्तरांचल का परिवर्तित नाम करके उत्तराखंड रखा गया। कब रखा गया? ये 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आप लोगों को याद होगा ही। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया। अब जो हमारे जो उत्तराखंड के जो राज्य चिन्ह हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पुष्प कौन है, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इनका निर्धारण कब किया गया है? 2001 को जब राज्य का गठन हुआ था, उसके पश्चात 1 वर्ष से पश्चात ये चिन्हों का गठन किया गया। अब शासकीय कार्यों के लिए, अब कभी देखिए शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृति राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के किस रूप में इसकी झलक दिखती है? जो हमारा जो मान लीजिए जो राजकीय कार्य होते हैं, जो सरकारी दफ्तरों में जो कार्य होते हैं, जो एक उत्तराखंड राज्य की जो सरकारी तंत्र को एक दूसरे से जोड़ती हैं, उनके लिए जो प्रतीक चिन्ह का जो निर्माण किया था, तो उसको उत्तराखंड के भौगोलिक रूप में उसको प्रदर्शित किया गया कि उत्तराखंड एक भौगोलिक तौर पे हिमालयी राज्य है, और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये चिन्ह के तौर पे इसमें संवारा गया है, ये भौगोलिक तौर पे इसको प्रकट किया गया है। अगर मैं बात करूं तो जो उत्तराखंड का जो चिन्ह है, तो उत्तराखंड के जो चिन्ह में अशोक की लाट के नीचे देखिए, अशोक की जो लाट थी उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, ये लिखा है। ये कहाँ से लिखा है? मुकुंद निवेश पे ये लिया गया है।
ठीक है। मुरकुन को नीपिद से इसको लिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा उच्चारण इसका गलत हो रहा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा यदि। अब आते हैं अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य चिन्ह में गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत तथा गंगा लहर है। अब ये क्या है? देखो, जो हमारा उत्तराखंड का जो चिन्ह है जो शासकीय कार्यों के लिए, उसमें क्या क्या है, जो राज्य का जो लोगो कहा जाता है जिसको, उसमें क्या गया है, 3 पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई गई हैं और उसके नीचे क्या है, जो लहरें दिखाई गई है, जो गंगा की लहर है, उसमें 4 लहरों को दर्शाया गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि पहाड़ों से, जो पहाड़ों को मतलब ये हिमालय को उसके अंतर्गत दर्शाया गया, और जो लहरें हैं वो गंगा नदी को प्रकट करती हैं, ठीक है। अब ये कितनी लहरें हैं, कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 लहरें हैं। आप उस चीज़ को गौर से देखिएगा। और उसके पश्चात जो ये लहरें दिखाई गई है, ये एक यदि मैं बात करूं इसकी, तो इसको एक सिक्के पर उभारा गया था, ठीक है। अब उत्तराखंड राज्य का पुष्प है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, ये ब्रह्म कमल होता है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोरिया अल्वेटा इसका नाम है, ठीक है। अब आते हैं ब्रह्म कमल। मध्य हिमालयी क्षेत्र के कितनी ऊंचाई में ये ब्रह्म कमल पाया जाता है, जिसको हमारा जो राज्य का जो पुष्प है, ये मध्य हिमालयी क्षेत्र के तलहटियों में ये पाया जाता है। यदि मैं बात करूँ पूरे विश्व में इसकी 78 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 24 प्रजाति हिमालयी क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। अब इसकी मैं बात करूं यदि आपसे, तो इसकी जो ब्रह्म कमल के जो मध्य हिमालयी क्षेत्र में जो कि कितनी ऊंचाई में अगर ये पाया जाता है, इसकी बात करूं, ये 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाई में ये पाया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 3000 प्लस 6000 का मतलब क्या होता है? समुद्र तल से 3000 से 6000 ऊंचाई पर ये ब्रह्म कमल पाया जाता है। मतलब हिमालय का जो तलहटी का जो क्षेत्र होता है, मध्य हिमालयी का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब ब्रह्म कमल की कुल प्रजातियाँ कितनी हैं? ब्रह्म कमल किस कुल का पुष्प है, कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये एसेरेटिस नाम का कुल का ये पौधा है। अब ब्रह्म कमल कि संपूर्ण उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। अब यदि हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड का जैसे आप चमोली देख लीजिए, पिथौरागढ़ देख लीजिए, और रुद्रप्रयाग देख लीजिए, या जितने भी हमारे जो 4 धाम हैं उनकी तलहटियों में जो हिमालयी क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये क्या है, उत्तराखंड के अंतर्गत 24 प्रजातियाँ इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। 24 प्रकार के ब्रह्म कमल हमारे उत्तराखंड में देखने को मिल जाते हैं। जो पीले रंग का, जो सुनहरे रंग का जो ब्रह्म कमल होता है, वो हिमालयी की तलहटियों में पाया जाता है, जिसे हम राज्य का पुष्प के तौर पर हम इसे जानते हैं। अब ब्रह्म कमल की जो संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में जो प्रजातियों में जो पाया जाता है, अगर हम बात करें ब्रह्म कमल की संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में प्रजातियां पाई जाती हैं। जो संपूर्ण हिमालय मतलब भारत में जितने भी हिमालय जिन जिन राज्यों को घिरे हुए हैं, अगर हम 11 जो राज्य की बात करें, हिमालयी जो राज्य की बात करें, तो उन राज्यों के अंतर्गत ब्रह्म कमल की 78 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 78 प्रकार की ब्रह्म कमल हमें देखने को मिलते हैं। अब ब्रह्म कमल की यदि हम विश्व में प्रजातियों के बारे में बात करें, विश्व में ये कितनी प्रजातियाँ इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं, तो ये 210 प्रजातियाँ पूरे विश्व भर में ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में इस प्रकार से पुटअप होता है कि विश्व भर में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 210। अब हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत इसकी कितनी प्रजातियाँ हैं? केवल 78 प्रजातियाँ इसके अंतर्गत है, और उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ये 24 प्रजातियाँ इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो मैं बात करूं ब्रह्म कमल की जो 4 प्रजातियों में जो उत्तराखंड में जो पाई जाती हैं, ये क्रमशः ये हैं, आपके सम्मुख मैंने ये रखे हैं। पहले है फेन कमल, और उसके बाद कस्तूरबा कमल, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत देखिए। पहला है सूरिपिया ग्रानियोलिजी की फेन कमल, इसके नाम से जाना जाता है। सुसुरपिया सीमेनोमिया इस दूसरा है,
और सोसिया ग्रासोफिरिया कस्तूरा कमल इसको कहा जाता है। ठीक है। अब बर्मा कमल, फेन कमल या वह कस्तूरबा कमल के पुष्प होते हैं। ये कमल होते हैं, इनका रंग किस प्रकार का होता है ये पूछा जा रहा है इसके अंतर्गत। इनका जो रंग होता है वो बैगनी रंग के ये पुष्प होते हैं, बैगनी रंग के पुष्प दिखाई देते हैं। ठीक है। अब बर्मा कमल जो पाया जाता है, इसकी जो ऊंचाई कितनी होती है, अब जहाँ पर ये उगता है इसकी जो लगभग ऊंचाई कह रहा है, बर्मा कमल पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, ये 70 से 80 सेंटीमीटर का ये पुष्प होता है। अब बर्मा कमल पुष्प खिलने का समय होता है। अब ये जब ये पुष्प खिलता है, ये इसका जो समय होता है ये होता है आपका जुलाई से सितंबर के मध्य ये पुष्प खिलते हैं। ठीक है। अब फिर से इसमें क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ आपको, उत्तराखंड के अंतर्गत किस पुष्प की ऊंचाई 70 से 80 मीटर के बीच है, सेंटीमीटर के बीच है, तो वह बर्मा कमल है। अब बर्मा कमल खिलने का समय जुलाई टू सितंबर के मध्य ये खिलता है। बर्मा कमल शिवलिंग, बेज, पिंडारी, ग्लेशियर, चूफाला, रूपकुंड, हेमकुंड, वज्रगंगा और के लिए प्रसिद्ध अन्य स्थानों पर ये पाया जाता है। मैंने इससे पूर्व बताया उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। देखो पहले जो बर्मा कमल जो पाया जाता है, शिवलिंग, बेज, ठीक है, पिंडारी में पाया जाता है, पिंडारी की जो ग्लेशियर है वहाँ ये बर्मा कमल देखने को मिल जाता है। चौफाला में पाया जाता है और रूप कुंड में ये आपको देखने को मिलेगा, हेम कुंड में देखने को मिलेगा, वज्रगंगा के लिए भी अन्य स्थानों में ये पाया जाता है। अब ये केदारनाथ की जो फूलों की घाटी है वहाँ भी ये कमल आपको देखने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये अद्भुत है। अब बर्मा कमल का स्थानीय नाम क्या है? अब बर्मा कमल का स्थानीय नाम कौल पद्म ये है, इसका स्थानीय नाम, इसको कौल पद्म के नाम से जाना जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। अब ठीक है, अब हिमालय में बर्मा कमल को स्थानीय नाम क्या कहा जाता है? अब हिमालय में बर्मा कमल को जो हिमालयी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो आसपास के जितने भी रहते होंगे इसके नज़दीक जो, तो उसको दूध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। अब कश्मीर में बर्मा कमल का स्थानीय नाम क्या है? गल है इसका नाम, गल। ठीक है। अब पश्चिमी भारत में बर्मा कमल का नाम बर्मन टोडक्स इसका नाम है। देखिए पश्चिमी भारत में इसका नाम बर्मन टोडस के नाम से इसे जाना जाता है। अब बर्मा कमल का प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? कभी ये प्रश्न भी कई दफ़े पूछा गया है, बर्मा कमल का उल्लेख कहाँ मिलता है? बर्मा कमल का जो उल्लेख आपको वेद, पुराण और महाभारत के मध्य ये जो काल्पनिक कथाएं हैं इसमें आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। अब किस प्रसिद्ध शिव मंदिर में बर्मा कमल को शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है? अब आप लोग इस मंदिर को आप जानते होंगे, 4 धामों में से एक धाम है केदारनाथ। केदारनाथ में ये बर्मा कमल को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। जब शिव को जब ये अर्पित हो जाता है, शिव की जब पूजा अर्चना हो जाती है, उसके मध्य जब श्रद्धालुओं को जब ये प्रसाद वितरण होता है तो उस समय ये बर्मा कमल की दिया जाता है। ठीक है। अब उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है, अब कौन है उत्तराखंड का राज्य पक्षी? वो है मोनाल। आप सब लोग जानते होंगे, ये तीतर की तरह होता है, ये भूरे रंग का सुनहरे रंग का होता है। अब मोनाल के कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? समुद्र तल से अगर हम बात करें तो ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। पहले तो हम एक बात करेंगे 2500 से ये 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, समुद्र तल से। अब मोनाल तथा डकिया नर, ठीक है, डफिया नर, मोनाल तथा डफिया नर पक्षी है। ये एक ही
प्रजाति के पक्षी हैं। जैसे हमने तीतर को बताया, तीतर का एक बड़ा रूप होता है, उसी से रिलेटिव ये मोनाल होता है। ये जो पक्षी हैं ये एक ही कुल के पक्षी माने जाते हैं, ठीक है। अब बात करें नर मोनाल का रंग भूरा नीला होता है और सिर पर होती है, क्या होती है इसकी, जो आपने यदि किसी मुर्गे को देखा होगा तो मुर्गे के सर पर एक लाल सी फली होती है, जिसे उसके जो एक तरह का नर का जो प्रतीक होता है। ये रंगीन कलगी होती है, जिसे हम कलगी कहते हैं, ठीक है। ये रंगीन कलर की होती है, इसमें अलग अलग कलर देखने को हमें मिलते हैं, भूरा नीला होता है इसका, ठीक है। ये इसको क्या कहेंगे, इसको कलगी, रंगीन कलगी के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। अब मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, लोफोरस इनपीजेंस इसका नाम है, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। अब हिमाचल प्रदेश और नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे इसे रखा गया है। आप बात करें उत्तराखंड का भी ये राज्य पक्षी के तौर पे है, और हिमाचल प्रदेश का भी ये मोनाल राज्य पक्षी के तौर पे है, और उत्तराखंड का समेत, और नेपाल का भी ये राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे इसे रखा गया है। अब उत्तराखंड, कश्मीर, नेपाल में ये मोनाल को स्थानीय नाम से मुनाल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब नेपाल में मुनियाल और मनियाल के नाम, मुनियाल, इन दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं पर आपको डिस्कस कराऊंगा। नीले रंग व हरे रंग के मिश्रण वाले मोनाल की पूंछ का रंग होता है। अब जो नीले, काले व हरे रंग के मिश्रण का जो मोनाल होता है उसकी जो पूंछ का रंग होता है वो थोड़ा सा हरा रंग उसकी पूंछ में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाता है हरा रंग किस पक्षी के पूंछ में पाया जाता है, वो मोनाल के पूंछ में पाया जाता है। अब मोनाल का प्रिय आहार की बात करें हम, सबसे अधिक ठीक है। अब ये बात करें हम मोनाल का प्रिय आहार, वो जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली फसल है ये, ठीक है, ये है आलू। मोनाल का क्या है, प्रिय आहारों के श्रृंखला में एक आहार है। जब ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो सुदूर इलाके में जो रहते हैं, वहाँ जब ये आलू इत्यादि लगाए जाते हैं तो इसको ये चौपट कर देते हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड का राज्य, अब बात करें हम उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु की बात करें, पशु कौन है, कस्तूरी मृग। उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय पशु कौन है, अब राजकीय पशु मोनाल है, सॉरी कस्तूरी मृग है, और पक्षी मोनाल है, ठीक है। अब जो ये कस्तूरी मृग है वो कहाँ पाया जाता है, समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई में, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ हिमालयी क्षेत्रों में तो कस्तूरी मृग का जो पाया जाना होता है वो 3600 मीटर की ऊंचाई से 4400 मीटर की ऊंचाई में ये पाए जाते हैं। जो हिमालयी क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्र से लगे हुए जो जंगल होते हैं वहाँ पर ये मिलते हैं। अब कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मार्कर्स काइगो गाइस्टर इसका ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब कस्तूरी मृग का अन्य नाम क्या है, अब इसको अन्य नाम से, अब मार्कर डियर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है कस्तूरी मृग से संबंधित है, ये अब कहाँ ये किन किन जनपदों में कस्तूरी मृग पाया जाता है। कस्तूरी मृग केदारनाथ में पाया जाता है, उत्तरकाशी में पाया जाता है, पिथौरागढ़ के हिमालयी क्षेत्रों में जो पंचाचूली के जो जंगल है वहाँ पाया जाता है, और चमोली जनपद के अंतर्गत ये पाया जाता है, ठीक है। अन्य जनपदों में भी ये बागेश्वर के जो पिंडारी ग्लेशियर के वाले जंगलों में भी ये पाया जाता है। अब 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में ये पाया जाता है। और कस्तूरी मृग
की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड के अलावा ये किस राज्य में ये पाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में तो इन स्थानों में पाया जाता है। अब कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा जिन राज्यों में पाया जाता है वो कश्मीर है, क्योंकि ये भी हिमालय क्षेत्र से ऊंचाई वाला क्षेत्र है। हिमाचल में पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब जो ये पाए जा रहे हैं वो हिमालयी राज्य हैं, ठीक है। हिमालयी राज्यों में ही ये पाया जाता है। अब मोनाल भी इसी तरीके से पाया जाता है। अब भारत के अलावा कस्तूरी मृग पाया जाता है। अब भारत में तो कस्तूरी मृग पाया जाता है, और ये कस्तूरी मृग अन्य किन देशों में पाया जाता है। अब बात करें अन्य देशों की तो ये नेपाल में पाया जाता है, तिब्बत में पाया जाता है, मंगोलिया में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, भूटान, म्यांमार और रूस और कोरिया इत्यादि देशों में ये पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कस्तूरी मृग का रंग भूरा, उस पर काले पीले धब्बे व पैरों में खुर होते हैं। ये अब जो खुर होते हैं वो 4 खुर होते हैं। अब ऑब्वियसली 4 पैर वाला ये जानवर है, ठीक है, इसलिए इसके 4 खुर होते हैं। अब ये किस रंग का होता है, अब आप लोग देखिए, ये जो होता है ये भूरे रंग का होता है, और इसमें पीले काले धब्बे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने हिरन देखा हो, हिरन की ही एक बड़ी प्रजाति के तौर पे ये जाने जाता है। अब कस्तूरी मृग का जो सींग न होने से आत्मरक्षा के लिए, अब जो कस्तूरी मृग में सींग न होने से आत्मरक्षा के लिए होते हैं 2 पौने दांत। इसमें 2 पैने दांत होते हैं, बहुत तीखे दांत होते हैं। इसमें क्या होता है, सींग इस पशु में नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार से बारहसिंगा में और हिरणों में जो सींग पाया जाता है, इसमें सींग नहीं पाया जाता है। इसमें जो अपनी आत्मरक्षा के लिए इसमें 2 इसके पैने दांत होते हैं, ठीक है। अब कस्तूरी मृग की पूंछ होती है। अब कस्तूरी मृग की जो पूंछ होती है वो छोटी होती है और बाल रहित होती है। मतलब इसमें ये एक तो पूंछ छोटी होती है, उसमें बाल नहीं होते। मादा की अपेक्षा मादा में पूंछ होती है और उसमें बाल हल्के हल्के होते हैं, और जो नर कस्तूरी मृग है उसमें ये नहीं होता। अब कस्तूरी मृग का जो गर्भधारण का जो समय होता है वो उसका जो समय होता है वो 6 माह का समय होता है इसमें इसका गर्भधारण के। अब कस्तूरी मृग की जो औसत आयु होती है वो 20 वर्ष के लिए ही ये जीवित रहता है। 20 से 22 हो सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा इसकी आयु नहीं होती है। अब कस्तूरी मृग की जो ऊंचाई होता है और वज़न होता है, अब इसका सामान्य से ज़्यादा इसका वज़न होता नहीं। ये इसका जो सामान्य वज़न होता है 10 से 20 किलो का ये जानवर होता है, ये पशु होता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 20 इंच और 20 इंच होती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा ऊंचा ये होता नहीं है। और कस्तूरी पाई जाती है, जो कस्तूरी कहते हैं ना कि जब ये कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी इसमें खूब सुगंध आती है, ये सेंट इतर इत्यादि चीज़ें बनाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है, और इसे दवाई के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए नर की जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग का जो अत्यधिक शिकार किस लिए होता है, इनके खाल के लिए, प्लस इसकी जो कस्तूरी होती है उसके लिए इसका शिकार सर्वाधिक तौर पर होता है, क्योंकि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी जो नर की जो कस्तूरी होती है वो बहुत महंगी बिकती है। आप लोग आए दिन पेपरों में पढ़ते होंगे कि कस्तूरी मृग का शिकार हो रहा है अंधाधुंध तरीके से। अब ये इनकी प्रजाति रेड बुक में अंकित हो चुकी है। रेड बुक वह बुक होती है जिसमें ऐसे पशु पक्षी या जानवर जो विलुप्ति के कगार में होते हैं उनको उस श्रेणी में रखा जाता है। और इस में जो कस्तूरी जो पाई जाती है तो ये केवल नर मृग उसमें पाए जाते हैं, मादा में नहीं पाए, केवल नर में ये पाई जाती है। ये 1 वर्ष से अधिक, नर मृग में 1 वर्ष से अधिक के लिए ये होता है, ठीक है। अब कस्तूरी मृग से 3 वर्ष के अंतराल पर ये प्राप्त होती है। अब जो इसकी जो नाभि से नीचे एक कस्तूरी होती है जहाँ पर, तो इसमें 3 वर्ष में ये बनती है। इसमें ये 30 से 45 ग्राम की ये होती। इसके चक्कर में इसका अंधाधुंध शिकार किया जाता है। देखिए 30 से 45 ग्राम की जो कस्तूरी होती है उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लाखों करोड़ों में होती है, इसलिए इसका शिकार इसलिए अधिक होता है। अब कस्तूरी एक जटिल रासायन है जिसमें
होती है। अब क्या होती है, जो कस्तूरी होता है, अब कस्तूरी मृग में अब इसके नाम से ही इसका उच्चारण होता है। देखो जो मृग है, पहले तो मृग का मतलब हिरण से होता है। अब इसकी जो कस्तूरी होती है, जो इसको सुगंधित एक विशेष प्रकार की इसमें थैली होती है जिसमें सुगंध आती है, उसके नाम से इसका नामकरण हुआ है, कस्तूरी मृग नाम इसका पड़ा है। जो इसमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है और जिसमें से क्या हो, विशेष सुगंध प्रसारित होती है। कस्तूरी को संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया। अब जब कस्तूरी मृग का अधिक मात्रा में जब इसका शिकार होने लगा, इसको संरक्षित करने के लिए जब इसको रेड बुक में जब अंकित हो गया, तो सरकार द्वारा इसको 1952 में क्या हो रहा है, संरक्षण के तौर पर इसको सुरक्षित तौर पर रखा गया। इस अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राज्य पशु क्यों बना। जो जीव जंतु जब विलुप्ति की कगार में पहुंच जाते हैं, जिनका अस्तित्व समाप्ति की तरफ हो जाते हैं, उनको विशेष तौर पे या राज्य का चिन्ह के तौर पर उसे रखा जाता है, क्योंकि उसको राज्य के चिन्ह में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसको संरक्षण प्रदान होगा, उसकी जो प्रजाति है उसको बढ़ने में सहायता मिलेगी और इसका शिकार ना हो, उससे लोग उससे आकर्षित हो कि हमारा राज्य का चिन्ह के तौर पे है, हमारा राज्य पशु के तौर पे से संरक्षित प्रदान है, इसलिए इनको लोगों के तौर पे रखा जाता है। अब सर्वप्रथम यूपी सरकार ने गोपेश्वर व चोपता के मध्य कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। अब देखिए, जब यूपी सरकार में जब उत्तराखंड राज्य पृथक नहीं हुआ था, उससे पूर्व ही यूपी सरकार ने क्या था, गोपेश्वर और चोपता के मध्य जो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी, वो स्थापना की गई थी 1972 को इसकी स्थापना की। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यूपी सरकार द्वारा गोपेश्वर और चोपता के मध्य किस बिहार की स्थापना की गई थी, वो कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी, 1972 में इस मृग बिहार की स्थापना की गई थी। अब यदि मैं बात करूँ, जैसे बागेश्वर जिले में माहौड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, ये 1974 को ये की गई थी। अभी काफ़ी लोग इसको नहीं जानते होंगे, ठीक है। जो बागेश्वर जिले में मरहोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई थी, इसलिए की गई थी कि इसको संरक्षण के दायरे के अंतर्गत लाया जाए, इसका जो अधिक मात्रा पर इसका जो शिकार हो रहा था वो ना हो। अब सामान्यतः अगर 1 वर्ष से अधिक नर कस्तूरी मृग की कस्तूरी जुलाई और अगस्त में तैयार होती है, ऐसे निकाली जाती है। अब जो इसको निकालने की भी जो प्रतिक्रिया होती है वो होती है, जब इसको डांट लगा के इसको बेहोश किए करके इसकी कस्तूरी निकाल दी जाती है, जिससे कि इसे ज़्यादा हानि नहीं होती, इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है, तो इसको निकाला। अब ये तो सरकारी तौर पे होता है और लोग इसको क्या करते हैं, इसका शिकार भी करते हैं और इसकी कस्तूरी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यूनेस्को की सहायता से चमोली के जो जोशीमठ में जो नंदा देवी पार्क वर्ल्ड हेरिटेज के मध्य से 1882 को इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि काचुरा खर्ग में यदि मैं बात करूं, या कस्तूरी मृग प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया गया था। यूनेस्को मतलब जो इसलिए यूनेस्को के दायरे में वो जंतुओं को रखा जाता है, वो क्षेत्र को रखा जाता है जिसकी इस धरातल पर बहुत ना के बराबर वो प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को द्वारा प्रदान की जाती है। जो यूनेस्को द्वारा जो सहायता प्रदान की थी कि चमोली जनपद के अंतर्गत जो जोशीमठ है, उसके अंतर्गत जो नंदा देवी रिजर्व पार्क वर्ल्ड हेरिटेज के माध्यम से 1982 में एक ये वर्ल्ड हेरिटेज की स्थापना की गई थी। इसके अंदर काचुला खर्ग में क्या किया गया था, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र को बनाया गया था। यहाँ पर इनकी जो प्रजाति है, इसकी पैदावार को अधिक बढ़ाना मेन उद्देश्य था। यहाँ पर मादा और नर के मध्य प्रसव मिलन कराने के पश्चात इनकी पैदावार को अधिक बढ़ाने का मेन उद्देश्य, इस केंद्र को स्थापित करने का मेन उद्देश्य था। अब बात करें पिथौरागढ़ में जो अस्कोट वन्यजीव विहार की जो स्थापना की गई थी, वो भी
इसीलिए की गई थी, जो कस्तूरी मृगों के लिए वो स्थापित किया गया था। देखिए कस्तूरी मृग के लिए कितनी चीज़ों को स्थापित किया गया था, कौन कौन से संरक्षण इसके अंतर्गत कर दिए गए थे। अब जो इसको जो संरक्षण किया गया था कस्तूरी मृग की जो स्थापना के लिए, वो 1996 में ये चीज़ की गई थी। अब देखिए यदि मैं बात करूँ आपसे, जो मृग विहार स्थापित हुए थे जो गोपेश्वर में और चमोली में, जो कस्तूरी मृग विहार की जो स्थापना की गई थी वो 1972 को की गई थी। देखिए ठीक है, अब उस बागेश्वर जनपद के अंतर्गत महररोड़ी कस्तूरबा मृग अनुसंधान की जो स्थापना की गई थी वो 1974 को की गई थी। अब उसके पश्चात जो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को द्वारा जो चमोली में जो नंदा देवी वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें जो स्थापना की गई थी इसकी, जो इसके प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए, वो 1982 की इसको स्थापना कर दी गई थे। अब अस्कोट जो पिथौरागढ़ जनपद में भी ये कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी इनको संरक्षण देने के लिए अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। ये जो स्थापना की थी कस्तूरी मृगों के लिए स्थापित किया गया था, केवल इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। जो ये स्थापना की गई थी 1986 को इसकी स्थापना की गई थी, इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब अगला है उत्तराखंड राज्य का वृक्ष कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी कई दफ़े पूछा गया है। ये है आपका बुरांस। देखा ना आपने, बुरांस का पौधा लाल होता है, लाल वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है, इसका शरबत भी बनता है। और ये कहते हैं कि ये गर्मियों में ये शरबत पीने से आपको ठंडाई महसूस होती है। जो हार्ट के जो रोगी होते हैं उनको ये दिया जाता है, और ये इससे क्या होता है, जो शरीर का जो रक्तचाप होता है वो धीमा होता है, और जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अब बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, इसका जो नाम है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब बुरांस का जो वृक्ष है, बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है, ये विशुद्धि पर्वतीय है, मतलब ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है। और वृक्ष, ये बुरांस की जो वृक्ष की जो औसत ऊंचाई है, हम कहें 6 से 7 मीटर का ये पेड़ होता है। ठीक है, 7 से 8 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है, कभी कभी इससे भी अधिक ऊंचाई के ये होता है। अगर मैंने जो अपने क्षेत्र में जो ये वृक्ष देखे हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 6 से लेकर 15-20 मीटर के भी ये वृक्ष देखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत विशालकाय वृक्ष होते हैं। अब यदि मैं बात करूं, ये जो बुरांस के जो पेड़ होते हैं ये कितनी ऊंचाई में ये पाए जाते हैं, ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में ये मिलते हैं। और ये बुरांस का जो रंग होता है वो, उसका जो रंग होता है वो गहरा हल्का लाल रंग का ये पुष्प होता है। और ये 11000 फुट या 45 या फिर मैं बात करूँ 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर ये बुरांस के वृक्षों का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वातावरण का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। अब जो वृक्ष जो पाया जाता है, अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 15 से 4000 मीटर की ऊंचाई में जो मिलने वाले बुरांसों का रंग कैसा होता है, उसमें हल्का गहरा लाल और हल्का लाल होता है। 2 प्रकार के होता है, एक या तो डार्क मिलेगा या तो हल्का लाल मिलेगा। अब उससे अधिक ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं, जैसे 11,000 से या 4000 मीटर की ऊंचाई में जो वृक्ष जो पाए जाते हैं, तो उनका जो फूलों का जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग के ये बुरांस के फूल होते हैं। ठीक है, अब बुरांस का जो पुष्प खिलता है, या इसका जो खिलने का जो समय है, अभी वर्तमान समय में ये बुरांस के पौधे खिल रहे हैं। अभी यदि आप जंगलों में जाओगे, क्योंकि अभी आग लग चुकी है, तो ये आपको देखने को मिल भी सकते हैं, नहीं भी। और ये फरवरी से अप्रैल के मध्य ये पुष्प अपने पूरे स्वभाव में खिलते हैं। जिस जंगलों में ये खिलते हैं या जिस पर्वतीय क्षेत्रों में खिलते हैं, तो उस तरफ यदि आप देखोगे पूरे जंगल में ये लाल कलर का ये पूरा जंगल लाली माँ से ढका होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकृति का ऐसा सौंदर्य प्रतीत होता है जहाँ पर प्रकृति प्लस मनुष्य के बीच का एक संबंध को प्रकट करता है।
अब जो गढ़वाल कुमाऊं की जो सैन्य परंपरा में ये बुरांस के फूल को प्रतीक के तौर पर माना जाता था, क्योंकि इसमें वीरता को और शौर्य को इसको प्रदर्शित करता है बुरांस। क्योंकि आपने देखा ना कि ये भड़कीला रंग कौन सा होता है, जो लाल रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है, आपको पता होगा। उसी प्रकार से इसको क्या होता था, जो गढ़वाल और कुमाऊं के जो सैनिक थे उसको क्या इस पुष्प को वीरता और शौर्य का प्रतीक के तौर पर इसे मानते थे और पूजते हैं। और बुरांस का जो स्थानीय नाम है बूकसी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब कश्मीर में बुरांस का नाम क्या है, आडवाल के नाम से इसे कश्मीर में जाना जाता है। कश्मीर में कभी पूछा जाता है कि कश्मीर में बुरांस का क्या नाम है, और उत्तराखंड में स्थानीय बुरांस का क्या नाम है। बूकसी स्थानीय नाम है इसका उत्तराखंड में, और कश्मीर में बुरांस का जो नाम है आडवाल करके है। और हिमाचल प्रदेश में बुरांस का नाम यदि हम बात करें बुरासो नाम से इसको जाना जाता है। उत्तराखंड का जो प्रथम राजकीय भाषा है, ये अभी हमने यहाँ तक आपको जो पढ़ाया, ये हमने आपको उत्तराखंड राज्य का वृक्ष के बारे में हमने अभी जानकारी दी। अब आते हैं उत्तराखंड की जो राजकीय भाषा की तरफ बढ़ते हैं। जो उत्तराखंड की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है, और उत्तराखंड राज्य में जो द्वितीय भाषा जो घोषित की गई थी वो संस्कृत को घोषित किया गया था। ये जनवरी 2010 को इसको घोषित किया गया था। उत्तराखंड की जो द्वितीय भाषा के तौर पर संस्कृत को मान्यता प्रदान दी गई थी, ठीक। अब उत्तराखंड राज्य खेल जो 2011 में जो घोषित किया गया था कौन सा है, वो है फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य का खेल के तौर पर से रखा गया है। उत्तराखंड राज्य का वाद्य है, किसे कहा जाता है, जो उत्तराखंड का जैसे वाद्य यंत्र के तौर पर ढोल को रखा गया है। ये 2015 को इसको ढोल के तौर पे उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र के तौर पे इसे रखा गया है, ठीक है। अब 2015 में यदि मैं 2015 में बात करूं, 2015 में जो राजकीय वाह्य चयन समिति उत्तराखंड में सदस्यों की संख्या जो रखी गई थी, वो जो संख्या थी वो 6 रखी गई थी, ठीक है दोस्तों। अब ढोल बना होता है। अब ढोल किस चीज़ से बना होता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो तांबे व साल की लकड़ी से इसको बनाया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर से चमड़े की एक परत लगाई जाती है जिससे वो बसता है। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से, उत्तराखंड में ढोल को कब मान्यता प्रदान हुई राजकीय वाद्य यंत्र के तौर पर, 2015 को इसे घोषित किया गया था, ठीक है। अब उत्तराखंड राज्य गीत 2016 में नैनी के जो नैनी, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य गीत फरवरी 2016 में रखा गया था, इसको मान्यता दी गई थी। नैनी के हेमंत बिष्ट द्वारा ये गीत लिखा गया था, ठीक है। देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन करके ये गीत है, अभी आप लोग इसे पढ़िएगा। अब देखिए, मैंने आपको अभी दोबारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो उत्तराखंड राज्य का जो गीत को जो को मान्यता प्रदान हुई वो 2016 में, फरवरी 2016 में। और ये गीत किसके द्वारा लिखा गया, ये हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। इस गीत के क्या बोल है, देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन करके ये गीत के कुछ स्वर हैं, ठीक है। अब जो अगले प्रश्न है आपके समक्ष, 2016 में जो राज्य गीत का जो चयन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो लक्ष्मण सिंह बरोही को ही बनाया गया था। ये अध्यक्ष के तौर पे चुने गए थे। उपाध्यक्ष के तौर पे नरेंदु नेगी को इसको चुना गया था। अब राज्य गीत की विशेषता क्या थी, अब राज्य गीत की क्या विशेषता रही, इसमें एक अंतराल है, ये एक अंतरा है जो गढ़वाली व कुमाऊनी, ठीक है, एक अंतरा कुमाऊनी और गढ़वाली को रखा गया इसके अंतर्गत। और हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की तितली, अब देखिए हिमालयी क्षेत्र में कितनी ऊंचाई में, 7000 मीटर की ऊंचाई में एक दुर्लभ प्रजाति की जो तितली पाई जाए, कॉमन पिकाल को राज्य तितली घोषित किया गया है। तितली को भी हमारे क्या है दुर्लभ प्रजाति के तौर पे
कॉमन पीवाक को राज्य तितली घोषित किया गया था। ये 2016 में कभी आ जाएगा कि उत्तराखंड में तितली को राज्य दुर्लभ प्रजाति के तौर पर कब घोषित किया। 2016 में इसको घोषित किया गया था। राज्य की भाषा को कब मान्यता प्रदान की गई थी गीत को? 2016 में। इसके गीतकार कौन है? हेमंत बिष्ट हैं। ठीक है, अब जो ये 2016 में जो ये राज्य गीत की जो समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था, उपाध्यक्ष नरेंदु नेगी को बनाया गया था। अब जो कॉमन पीकॉक है, कॉमन पीकॉक जो तितली है, इसका जो राज्य तितली के तौर पे इसको रखा गया, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैलियो बायरन करके ये है। ठीक है, उत्तराखंड में लगभग तितलियों को देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। उत्तराखंड में लगभग तितलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? इसमें जो उत्तराखंड में जो तितलियों की जो प्रजाति पाई जाती है वो आपको देखने को मिलेगी। 500 प्रजातियां हमें हमारे उत्तराखंड में तितली की दिखने में। कॉमन पीकॉक का जो जीवन काल होता है वो 1.5 महीने का इसका जीवन काल होता है। बस इतना ही इसका जीवन काल होता है। जो कॉमन पीकॉक सामान्यतः दिखाई देती है, ये मार्च से अक्टूबर के मध्य ये तितली हमें देखने को प्राप्त होती है। भारत की जो सबसे बड़ी तितली डोडोटा गोल्डन वाइट किंग को रखा गया है, जो उत्तराखंड के किस जिले में इसको खोजा गया था? जो पहले ये उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत इसे खोजा गया था। और कॉमन पीकॉक भारत के अलावा किन राज्यों में किन देशों में पाई जाती है? चीन, ताइवान क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात करें यदि उत्तराखंड के किस जिले में खोजा गया था, तो पिथौरागढ़ जनपद ऐसा जनपद है जो चीन से बहुत ज़्यादा नज़दीक है और तिब्बत से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये तितली का पाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे आपसे।